फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम 2017 का जो है एस्टेट का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पेपर जो है मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में ही समझा दिए थे, लेकिन जो 2017 का पेपर है, मतलब टोटल आपके 6 पेपर हुए हैं। 2014 में हुआ था, 15 में हुआ था, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में। ठीक है, टोटल 6 पेपर हो चुके हैं और सभी पेपर में आप कह सकते हो कि जो 2017 के पेपर आया था वो बाकी के पेपर्स की कंपैरिजन में काफी टफ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है आप ये लगा लो कि थोड़ा प्रैक्टिकली भी है, तो उस पेपर को हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ की फॉर्मेट में आप कुछ क्वेश्चन को समझ पाते, कुछ को नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, ताकि अभी अगर 21 में अगर उससे रिलेटेड कुछ आता है, या टॉपिक तो आपका सेम रहता ही है, तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग लेंथ 5। ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी तक बाइनरी देखा है, डेसिमल देखा है, हेक्साडेसिमल देखा है, ऑक्टल देखा है। ठीक है, 5 लेंथ है तो कितना हो जाएगा, बाइनरी है तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा भाई, 32 होगा। दैट कंटेन नो 2 और मोर कंसेक्टिव जीरो, मतलब बोल रहा है कि या 2 जीरो भी नहीं होनी चाहिए एक साथ, और जो है 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो है टोटल पेयर कितने बनेंगे। कहने को तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे से नहीं समझ में आया तो उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस टाइप का भी आगे भी आ जाए तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है। अभी देखो, मैंने जब आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बताया था तो मैंने आपको लिखना बताया था कि जैसे 32 है, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 जीरो। ठीक है, 16 जीरो आएंगी, 16 बार 1 आएगा। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार 0 आएगी, 8 बार 1 आएगा। अब कैसे आएगा वो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जीरो आ गए भाई। ठीक है, 16 के बाद 16 बार 1। ठीक है, तो इसको मैं एक सेकंड यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि जो है आपको इजी रहे, है ना, ताकि सारे एक साथ आ जाए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 16 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बार 0, 16 बार 1। अब 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझाने में लग रहा है, लेकिन अगर कोई जिसको आता है वो फटाक से कर सकता है। 8 जीरो आ गई है, तब कितनी जीरो आएंगी, 4, 1 2 3 4, 4 बार 1। ठीक है, 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1। ठीक है, अब 2 बार 0, 2 बार 1, 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 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक है, अब देखो 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, हो गया ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 5 लेंथ की स्ट्रिंग बना दो, बाइनरी स्ट्रिंग बना दी भाई। दैट कंटेन नो 2 जीरो, मतलब 2 जीरो एक साथ नहीं होनी चाहिए। पहले में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरे में हो रही है, 4 जीरो आ रही है। तीसरे में 3 जीरो आ रही है। चौथे में भी 3 जीरो आ रही है। चौथे में भी 2 यहाँ 2 यहाँ एक साथ आ रही है, नहीं होगा। इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है, इस पे नहीं आ रही, तो ये होगा भाई। देखो 0 1 0 1 0, 2 बार 0 एक साथ नहीं आ रही, नहीं आ रही। नेक्स्ट में आ रही है, नहीं आ रही। तीसरे वाले में 2 जीरो यहाँ पर आ रही है, नहीं होगा। यहाँ पर नहीं आ रही भाई, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे आ रही है
यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, और यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है, आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने आए भाई, टोटल कितनी बनी 13। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई डी होगा। चाहे लेंथ 6 आ जाए, चाहे लेंथ 4 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, अगर इस तरीके से कि लगातार 1 नहीं होना चाहिए, लगातार 0 नहीं होना चाहिए, या 3 0 एक साथ हो, मतलब स्टेटमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे। आपको लिखना तो आता ही है। देखो 32 है, 32 को 2 से डिवाइड करो, 16 बार 0 16 बार 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 8 बार 0 8 बार 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 4 बार 0 4 बार 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 बार 0 2 बार 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 1 बार 0 1 बार 1, मतलब लास्ट में तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका 1 ना आ जाए। जैसे आप 2 की स्ट्रिंग है तो 2 से डिवाइड करो, 2 बार 0 2 बार 1 आएगा। फिर 2 से करो, 1 बार 0 1 बार 1 आएगा। देखो ऐसे 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आपकी 2 की स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इस टाइप के आते हैं तो बहुत ही इजी मेथड है, विद इन सेकेंड जो है आप कर सकते हो। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखो 2017 के पेपर में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, लेकिन और लेवल भी उनका भी मैं कह सकती हूँ कि काफी अच्छा खासा है। यानी कि नेट और गेट लेवल के आपको क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि एज इट इज जो है नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दिए 2017 के पेपर में। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इस जी इज फॉरेस्ट। जी जो है वो एक तरीके का फॉरेस्ट है, एक तरीके का जंगल है। और जब फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे ट्री होते हैं ना, विद एन वर्टिसेस, एन वर्टेक्स है के जो है वो आपकी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो हाउ मेनी एजेस जी हैव, तो कितनी जो है वहां पर एजेस होंगी आपकी। तो देखो एक चीज देखना, सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है कलेक्शन ऑफ ट्री। फॉरेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्री। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ट्री जो होगा वो आपका क्या होगा भाई, फॉरेस्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से बना दूं, ये ट्री है, ठीक है, लेकिन अगर ये देखो ये ट्री है, लेकिन अगर मैं ये ट्री है, लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये आपका ट्री नहीं होगा। तो ट्री में एक चीज और होती है, क्या होते हैं भाई, ये इसमें साइकिल नहीं होती। ठीक है, ट्री में क्या नहीं होती, साइकिल नहीं होती, या फिर ऐसे कह सकते हो ट्री जो है वो असाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट साइकिल या असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी साइकिल नहीं होती, ये असाइकिल ग्राफ होता है। और अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज समझाती हूँ आपको, कंपोनेंट और समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो कंपोनेंट क्या होते हैं वो देखो, कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, कंपोनेंट देखो आपके ऐसे होंगे। यहाँ पर क्या है, आपकी 2 कंपोनेंट है, यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं भाई, 2 कंपोनेंट है। ठीक है, और मैं अगर इसको एक से कनेक्ट कर दूं तो ये आपका एक कंपोनेंट बन जाएगा। मतलब अलग अलग जो आपके ट्री हो गए वो क्या हो गए, कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन वर्टेक्स है तो के कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो हाउ मेनी एजेस, एजेस कितनी होंगी। देखो भाई एजेस हमारा क्या होता है, देखो 3 वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं 3, तो एजेस कितनी होंगी 2, क्योंकि क्या है ये असाइक्लिक ग्राफ है ना। तो ऐसे ही कंपोनेंट में देखो, यहाँ पर कंपोनेंट देखो, ये आपका कंपोनेंट ए है, यहाँ पर हमारे 2 कंपोनेंट थे। ठीक है, 2 कंपोनेंट है, एक ये और एक ये। तो एन कितना है भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, एन कितना है भाई, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। तो वर्टिसेस कितने हैं आपके, वर्टेक्स कितने हैं 5, कंपोनेंट कितने हैं 2। तो एजेस आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर एजेस आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर 3 है या नहीं।
एक एज, दो एज, तीन एज है या नहीं? ध्यान से देखो, देखो देखो यहाँ पर मैं ज्यादा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। कंपोनेंट कितने हैं? 3। वर्टेक्स कितने हैं? यानी कि के कितना है? 3। वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं v माइनस के कर दूं, ठीक है, मतलब n माइनस के, यानी कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है n ले रखा है तो मैं भी n ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने n ले लिया, तो n माइनस के कर दूं तो देखो n कितना है? 7। कंपोनेंट कितने हैं? 3। क्या आ जाएगा? 4। अब देखो क्या एजिस 4 हैं? 1 2 3 4, एजिस कितनी है भाई? 4। तो देखो n माइनस के कहीं पर है, तो n माइनस के आपका यहाँ पर है। तो देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपके n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट हैं, तो एजेस कितनी होंगी? तो हमेशा n माइनस के होती हैं। क्या होती हैं भाई? n माइनस के। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या आया। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन शायद 2019 में भी या फिर 18 में आया था। देखो वहां पर भी आपने समझा होगा, लेट रिलेशन R2, ठीक है। 2 रिलेशन है आपके पास, एक में फॉरेन मतलब जो रिलेशन 2 है उसके अंदर आपकी फॉरेन की है, दैट रेफर्स टू प्राइमरी की, वो रेफर कर रही है किसको? प्राइमरी की को इन रिलेशन R1। तो यहाँ पर देखो 2 टेबल है आपकी, सीधी सीधी बात कर रहा है 2 टेबल की। R2 में आपकी क्या है? रेफरेंशियल की, और R1 में आपकी क्या है भाई? प्राइमरी की। तो ये आपका क्या होता है? अगर आप लोगों ने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सपोज करो ABC और यहाँ पर है DEF, ठीक है। तो जो D है वो आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है और यहाँ पर A जो है वो क्या है? प्राइमरी की है। इतना बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, इतना बना लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन में कॉज वायलेशन, मतलब इनमें हम ऐसे कौन से ऑपरेशन करें। देखो जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था 3 ही मेन ऑपरेशन होते हैं, या तो हम डिलीट करते हैं या फिर हम अपडेट करते हैं। एनोमलीज होती हैं, इंसर्शन के टाइम आती है, डिलीट के टाइम में या आते हैं या अपडेट के टाइम आती हैं, वैसे और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है ऐसे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करें कि आपका जो है वायलेंस अक्कर हो इन दोनों टेबल्स के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो, देखो आप इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, दोनों में कैसे प्रॉब्लम आती है वो देखेंगे। तो ये वाला जो होता है जहां पर आपकी प्राइमरी की होगी वो आपकी पेरेंट होती, पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। और ये आपकी होती है चाइल्ड, ठीक है। इतना समझो। अब देखो प्राइमरी की में जो एलिमेंट होंगे, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो डी में भी जो है आपके 1 2 4, मतलब सारे नहीं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर 5 नहीं हो सकता, समझ रहे हो। यहाँ पर 5 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हम 5 नहीं ले सकते। जो एलिमेंट इसके अंदर है वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। सारे के सारे एज इट इज हो जरूरी नहीं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बी में जैसे कुछ भी डाल दो, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ XYZ S, ठीक है। सी में भी कुछ भी लिख देते हैं 5 6 7 8, यहाँ पर कुछ भी लिखो, ए और एफ में कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ST UV, ठीक है। यहाँ पर भी आपने कुछ भी लिख दिया 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन जो ये आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू रिपीट हो सकती है। प्राइमरी की में क्या होता है, ना तो रिपीटेशन होता है ना वैल्यू नल होती है, आप सबको पता है। लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में वैल्यू रिपीटेड भी होती है और जो है नल भी हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। अब देखो 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। पहला बोल रहा है इंसर्ट इनटू R1। अगर मैं इंसर्ट करूं R1 में, जैसे देखो मैंने यहाँ पर 6 को इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ को 6 मैंने यहाँ पे 6 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो इंसर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जो है कॉन्फ्लिक्शन नहीं आता, ठीक है, कोई वॉयलेंस नहीं क्रिएट होता। लेकिन अगर मैं R1 में कुछ डिलीट करने लग जाऊं, अगर मैं R1 में कुछ डिलीट करती हूँ, सपोज करो मैं ये 4 वाली रो को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, तो देखो यहाँ का जो
डेटा है, मतलब ये वाला जो 4 है वो भी तो यहाँ से यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे डिलीट कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पर जो है वॉयलेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है, क्रिएट होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो फिर ये वाला डाटा हम कहाँ पर देखेंगे, नहीं देख सकते ना। तो इसलिए ये है कि अगर मैं डिलीट करती हूँ R1 के अंदर तो वॉयलेंस जो है वो आपका होगा, तो डिलीट फ्रॉम R1, तो थर्ड आपका होगा, ठीक है। अब देखो R2 को देख लो, R2 में अगर इंसर्ट करें तो क्या होगा। अब देखो मैंने R2 में कुछ इंसर्ट किया, मैंने यहाँ पर देखो 6 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख देती हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ लिख दिया। देखो यहाँ पर मैं कह रही थी कि यहाँ का डेटा यहाँ पर होगा। अब देखो 6 तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने 6 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड मतलब इसका जो सारा डेटा है वो हमें यहाँ पता चलेगा, लेकिन 6 तो यहाँ पर नहीं है। तो मतलब अगर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी कि टेबल R2 में अगर कुछ भी मैं इंसर्ट करवाती हूँ तो वॉयलेंस क्रिएट होगा। फिर हम 6 की वैल्यू कहाँ पर देखेंगे भाई, हम ये कह रहे हैं कि मेरी जो यहाँ पर डेटा है वो सारा प्राइमरी की में है, लेकिन यहाँ पर 6 तो नहीं है, तो मतलब मैं इसमें जो है कुछ इंसर्ट नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो डिलीट, अगर मैं यहाँ पर कुछ डिलीट करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर जो है 2 को डिलीट कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया, तो मैं यहाँ से 2 को डिलीट कर रही हूँ, मेरी प्राइमरी की में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यहाँ का डेटा यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा हो सकता है, मतलब प्राइमरी की में ऐसा नहीं है कि वो सेम एज इट इज ही डिटो हो, नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो सकता है। यहाँ पर कुछ वो नहीं है कि भाई यहाँ पर 2 डिलीट हो गया तो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हम कुछ भी डिलीट करें R2 से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है हम R2 में इंसर्ट करते वक्त इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट जो है हम कर सकते हैं, डिलीट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब R2 में वॉयलेंस कब होगा, जब हम इंसर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट करते हैं R2 में, कहाँ है भाई ये, तो आपकी जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड कहाँ पर है भाई, ए ऑप्शन, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है भाई वो बिल्कुल सही होगा। तो समझ में आया ये पूरा सिनेरियो कि जब हम इंसर्ट और डिलीट और किस तरीके से आपका वॉयलेंस क्रिएट होता है, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है आपका 18 और 19 में भी क्वेश्चन आया है, मतलब 17 में भी आया, शायद 18 या 19 में भी रिपीट हुआ, मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो है, शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो यूज कर रहा है और बोल रहा है कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज करेंगे। SRTF यूज कर रहा है, तो SRTF आपका क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर वो एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं और ये सारी आपकी प्रोसेस जो है वो आ चुकी हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो P2 का जो वेटिंग टाइम है, प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो मैंने गैंट चार्ट बना लिया। सबसे पहले देखो अराइवल टाइम हम देखते हैं, अराइवल टाइम पे 0 पे एट टाइम 0 सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन में आई, कौन सी आई भाई, P1। तो हम इसका ये नहीं देखेंगे कि इसका बर्स्ट टाइम कितना है, हम सीधा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें क्योंकि और कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो मैंने P1 जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, कब तक करूंगी, 15 तक, क्योंकि 15 पे दूसरी प्रोसेस एंटर कर चुकी, ठीक है। तो मैंने 15 तक इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसका टाइम कितना रह गया भाई 5। अब जैसे ही P2 पे जो है 15 पे आपकी 2 प्रोसेस एंटर कर चुके, एक P1 और एक P2। अब P2 का जो है टाइम देखो, P2 का जो टाइम है वो 25 है और इसका 5 है। हम वो टाइम देखेंगे क्योंकि हम शॉर्टेस्ट वाला यूज कर रहे हैं, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। कर दो भाई, 20 तक एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि ये खत्म हो गया 20 के बाद, ठीक है। 20 पे और कोई प्रोसेस आई नहीं है, तो मैं और किसको एग्जीक्यूट करूंगी भाई, P2 को ही एग्जीक्यूट करूंगी। कब तक एग्जीक्यूट करूंगी, 30 टाइम पे, क्योंकि 30 पे मेरी एक प्रोसेस और कहां पर आ गई भाई, CPU के अंदर। अब मैंने इसको 10 टाइम एग्जीक्यूट किया, तो इसका जो टाइम बच गया वो 15 बच गया, और P3 का जो टाइम था वो कितना था भाई 10, ठीक है। तो फिर मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगी भाई, P3 को। क्यों, क्योंकि हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है और ये हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो हम क्या करेंगे, P2 को फोर्सफुली हटा के उससे छोटे वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में डाल देंगे। तो भाई मैंने वही किया, P2 को हटाया, P3 को डाला। कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, 40 तक। 40 पे जो है आपकी P3 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो 40 पे आपकी कोई भी प्रोसेस मतलब P4 आई नहीं है, क्योंकि P4 जो है 45 पे आएगी,
तो हम P2 को ही एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, 45 तक। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो 45 पे जब आई तो P4 भी एंटर कर गई और इसका जो वेटिंग टाइम है वो कितना रह गया भाई 10। अब देखो 10 और 15 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है भाई, P2 ही छोटी है, तो हम P2 को ही एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, 10 टाइम तक, यानी कि 55 तक। और फिर जो है हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे कब तक भाई, जब तक ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि बाकी और कोई प्रोसेस आ नहीं रही है। तो 70 पे आपकी ये खत्म हो जाएगी। समझ में आया। देखो SRTF एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक था आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता था, अगर मैंने एक बार एग्जीक्यूशन में लगा दिया, जैसे मैं P2 को लगा दिया तो P3 बेशक छोटी आती रहे, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं पहले P2 को ही एग्जीक्यूट करूंगी, उसके बाद P3 को लूंगी, क्योंकि वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन था एज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। लेकिन हम कर रहे हैं SRTF, और SRTF मैंने आपको बताया था कि ये इसका प्रीएम्प्टिव है, किसका, SJF का। ठीक है, किसका है, SJF का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्सफुली प्रोसेस को हटा देते हैं ताकि हमें छोटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्लियर है अभी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एट टाइम 0 आपकी एक ही प्रोसेस एंटर में आई, हमने P1 को जो है 15 तक एग्जीक्यूट किया। उसके बाद आपकी दो प्रोसेस जो CPU में आ गई, फिर मैंने देखा टाइम चेक किया तो P1 ही आपकी छोटी थी, तो मैं फिर P1 को ही एग्जीक्यूट किया मैंने। फिर जो है और कोई प्रोसेस आई नहीं थी तो मैंने फिर P2 को एग्जीक्यूट किया। एट टाइम 30 आपकी P3 भी आ गई, P2 भी आ गई। तो इन दोनों में मैंने चेक किया कि कौन सी प्रोसेस छोटी है कौन सी बड़ी है। तो P3 आपकी छोटी थी, तो मैंने पहले P3 को एग्जीक्यूट किया, P2 को वापस जो है भेज दिया। फिर मैंने वापस P2 को एग्जीक्यूट किया और फिर लास्ट में मैंने P4 को एग्जीक्यूट करवा दिया। समझ में आया। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल वेटिंग टाइम बताओ किसका, P2 का। P2 का वेटिंग टाइम बताना है, तो कैसे निकालते हैं भाई वेटिंग टाइम, वो देखो सबसे पहले कंप्लीट टाइम निकालेंगे। कंप्लीट टाइम जो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस एक सेकेंड भाई, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें वेटिंग टाइम में जरूरत पड़ती है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम कर दे तो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टर्न अराउंड टाइम निकालो। पहले टर्न अराउंड टाइम निकाला तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है भाई, 55 पे ये कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और अराइवल कब अराइवल हुई थी भाई, 15 पे। ठीक है भाई, कर दिया। तो 40 जो है इसका क्या आ गया अभी, टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब वेटिंग टाइम देखो 40 पे 40 इसका टर्न अराउंड टाइम है, और बस टाइम मतलब ये एग्जीक्यूशन में कब तक रही, 25 जो है इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो 25 को माइनस कर दो। तो इस प्रोसेस ने जो है कितना वेट किया भाई, 15। कितना वेट किया, 15। अगर लास्ट में आपको जब एग्जाम में बैठे और आपको टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम ना समझ में आए कि किसको किसको माइनस करना था, तो यहाँ से देखो भाई एट टाइम 15 पे जो है आपकी प्रोसेस आ गई थी P2। देखो 5 यहाँ पर उसको वेट करना पड़ा। ठीक है, 5 यहाँ पर वेट करना पड़ा। उसके बाद जो है आपको 10 यहाँ पर वेट करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया वेट उसका, 15। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये ध्यान आता है कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, तो ऐसे निकाल दो। अदरवाइज आपने ये गैंट चार्ट बना रखा है, यहाँ से भी देख के निकाल सकते हो कि 5 टाइम जब ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई तब इसने वेट किया। फिर जब P2 इसको हटा के मैंने P2 को हटा के मैंने जब P3 को एग्जीक्यूट किया तब इसने वेट किया 10। तो जो है ये टोटल इसका कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है भाई, क्लियर है। देखो अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो वहां पर नहीं अच्छे से समझाए जाते, क्योंकि अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के एग्जाम में करके आना। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, छठे क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो सारे क्वेश्चन जो बहुत थ्योरी वाले हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी, जो अच्छे खासे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसे तो मोस्टली सारे हैं, तो वही हम सारे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, द TCP/IP मॉडल बोल रहा है, द TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश एंड डैश लेयर, बट डैश लेयर इंक्लूड रिक्वायर्ड द फंक्शन ऑफ दीज लेयर। बोल रहा है कि TCP/IP देखो आपके दो मॉडल होते हैं, एक होता है OSI मॉडल दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक होता है TCP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है मॉडल होता है। दो मॉडल होते हैं, एक में आपकी 7 लेयर होती है, एक में आपकी 5 या 4 लेयर होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है आपका दोनों मैं बना के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड देखो सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर
एंड फिजिकल लेयर। कितनी लेयर हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। तो ये आपका क्या है? ओएसआई मॉडल है। ये आपका ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल में आपकी 7 लेयर होती हैं। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है भाई? टीसीपी मैं ये इतना बड़ा बड़ा क्यों है? टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है? आपकी जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो होती हैं, मतलब वहां पर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं होती। इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस में होती है भाई? आपकी एप्लीकेशन लेयर में होती है। तो यहाँ पर इन तीनों लेयर को जो है मैं कंबाइन कर देती हूँ और एक लेयर बना देती हूँ, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आपकी नेटवर्क लेयर बोल लो या इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं वहां पर। ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो कहीं कहीं पर फ्रोजन में 5 है और आपका जो टेनमबोम है वहां पर 4 गिवन है, लेकिन दोनों ही सही है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि 5 गलत है या 4 गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव, क्या नहीं रखता भाई? ना प्रेजेंटेशन लेयर रखता, ना ही सेशन लेयर रखता। टीसीपी आईपी मॉडल में ना प्रेजेंटेशन लेयर होती, ना ही सेशन लेयर होती। सही है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन और सेशन आ जाएगा। और बोल रहा है लेयर बट उसकी जो रिक्वायर्ड फंक्शन इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर आ जाएगा। समझ में आया कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है? वैसे कहने को तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर एकदम से दिमाग की बत्ती नहीं जली तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखो। देखो सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन गलत है भाई, क्योंकि हमारा पहले सेशन, प्रेजेंटेशन, देन लास्ट में हमारा एप्लीकेशन लेयर आना था, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड होती है। तो ये तो हो जाएगा गलत। फिर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, यहाँ पर भी एप्लीकेशन बीच में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो सेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, तो ये दोनों जो है नहीं होती। और इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ पर इंक्लूड होती है? एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, डी भी नहीं होगा। तो समझ में आया कि सी ऑप्शन कैसे सही है। बहुत ही ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो अब जब आए, मतलब आप सेंटेंस पढ़ के दिमाग की बत्ती चलाओ और बहुत अच्छे से इसको करके आओ। ठीक है, समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि आपका टीओसी से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। वैसे तो आपका टीजीटी पीजीटी में आता नहीं है, लेकिन यहाँ जो है टीजीटी पीजीटी में आया भी है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है। बोला है कि जो आपकी एल जो मतलब जो आपकी लैंग्वेज है वो बिलोंग कर रही है एनपी में। देखो आपकी प्रॉब्लम होती है पी प्रॉब्लम, एनपी प्रॉब्लम, एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक समझो। अगर आ जाता है तो आपको इस टाइप के मतलब डील करने में आपको थोड़ा इजी रहे। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। सच दैट लैंग्वेज जो है वो बिलोंग कर रही है एल में। फॉर सम एल जेड डैश जो है वो बिलोंग करे कहाँ पर? एनपीसी में। ठीक है, तो देखो एनपीसी क्या होती है और पी क्या होती है। देखो ये आपका पी है और ये आपकी एनपी है। ठीक है, ये आपका पी है और ये आपकी क्या है? एनपी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, एक चीज समझो, जितनी आपकी पी लैंग्वेज, जितनी आपकी पी प्रॉब्लम होंगी वो सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगी एनपी के अंदर। लेकिन सारी की सारी एनपी जो है वो पी में एग्जिस्ट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम होती है ये वाली, इसलिए देखो पी वाली जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी? एनपी के अंदर। ठीक है, लेकिन सारी की सारी मतलब कुछ प्रॉब्लम एनपी की जो है पी हो भी सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि पी उसको सॉल्व कर दे। मतलब कुछ एनपी की प्रॉब्लम पी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जो नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो नहीं होती हम उनको क्या कहते हैं भाई? एनपी हार्ड। क्या कहते हैं? एनपी हार्ड करते हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहेंगे? एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट यानी कि एनपीसी। ठीक है, क्या कहेंगे? एनपी कंप्लीट कहते हैं। और आपकी एनपीसी तब होती है, देखो एनपीसी की बात कर रहा है, तो आपकी एनपी कंप्लीट तब होगी जब वो आपका एनपी में भी बिलोंग करेगा और एनपी हार्ड में भी बिलोंग करेगा। मतलब वो प्रॉब्लम जब आपकी एनपी में भी बिलोंग करे और एनपी हार्ड में भी बिलोंग करे, तो वो प्रॉब्लम आपकी कौन सी होती है भाई? एनपीसी होती है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? देखो आपकी दो तरीके की हो गई डायग्राम से, आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि सारी की सारी पी जो है वो एनपी होती है, लेकिन सारी एनपी जो है मतलब कुछ एनपी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई कंपलसरी नहीं है इसके ऊपर। और जो नहीं होती वो आपकी एनपी हार्ड प्रॉब्लम होती है। और इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका
जो है एनपीसी होता है, एनपी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में देखो एल इज एनपी हार्ड, जो एल है वो क्या है, एल बिलोंग कर रही है एनपी में और हार्ड में, मतलब जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भाई आपकी कहाँ पे बिलोंग करेगी, एनपी हार्ड में बिलोंग करेगी, क्योंकि एनपीसी ही बताना है ना हमें, तो एनपी हार्ड होगी, एनपी होगी तभी तो वो एनपी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर बोला एनपी ओनली, एनपी ओनली से काम नहीं चलेगा, एनपी हार्ड भी चाहिए। एनपीसी, एनपीसी तो पूछा ही है, और एल इज पी ओनली, पी तो आपका सबसे ही वो होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा कि वो एनपी में बिलोंग करे, एनपी हार्ड में प्रॉब्लम बिलोंग करे, तो वो प्रॉब्लम आपकी कौन सी होती है, एनपीसी। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? हाँ जी, 8 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है P जो है आपका 17 है, Q की वैल्यू जो है वो आपकी 11 है। ठीक है, ये आपका नेट में जो है काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बार आया है, मतलब मोस्टली आता ही है, और आपका जो है यहाँ पर एशेट के पेपर में भी दे रखा है, तो थोड़ा समझो इसको। क्या बोल रहा है कि P की वैल्यू 17 है और Q की वैल्यू 11 है, और RSA एल्गोरिथम व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ E, मतलब आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है और N की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी पब्लिक की है, और आपको निकालनी है D की वैल्यू जो कि आपकी प्राइवेट की है। ठीक है, तो देखो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। P जो है आपका क्या होता है भाई, P आपका गिवन है 17, Q आपका गिवन है 11, तो N जो है, N आपका क्या होता है भाई, P इंटू Q, N जो है डायरेक्ट निकल जाता है, P और Q को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 187। तो आपको तीनों की ही वैल्यू निकालनी है, किस किस की वैल्यू निकालनी है, E की, N की और आपकी D की। ठीक है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो N बीच में जिसका 87 है, आप समझ लो वो आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, ये 160 नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन जो है N की वैल्यू निकालने से एलिमिनेट हो गए हैं। हाँ जी, अब दो ऑप्शन तो हट गए। अब इन दो ऑप्शन में देखते हैं। अब देखो 5n निकालेंगे तो p माइनस 1 q माइनस 1 करेंगे तो आपका 5n निकल जाएगा, जिसको आप 160 मतलब क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 16 और 11 माइनस 1 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखो E को फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या इसका फॉर्मूला क्या है भी, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर E स्मॉल e, क्योंकि E की वैल्यू निकालनी है 5n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 5n हमने निकाल लिया है, दैट इज 160, और E की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज 1। तो यहाँ पर देखो ऐसा मैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या लूं कि यहाँ पर जो है मेरा 1 आ जाए, तो ये तो है हम ऑप्शन से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपके दो ही बचे हैं, एक है आपका फर्स्ट 5, अगर मैं यहाँ पर 5 लेती हूँ, देखो GCD E की वैल्यू मैंने 5 ली 160, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 यानी कि 32, है ना। 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगी तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए भी 1 चाहिए, तो 5 तो आपका होगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन 7, तो देखो 7 से आपका 160 डिवाइड नहीं होता, 7 से आपका 160 डिवाइड नहीं होता, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू 1 है ना, तो हमें तो 1 निकालना है, तो यहाँ पर 7 लूंगी तभी तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है भाई 1 ही है, लेकिन 5 ले रहे थे तो वहां पर तो कुछ और ही आ रहा था, तो इसलिए जो है यहाँ पर E की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ऑप्शन तो मतलब आंसर तो आपका आ गया है, लेकिन अब डी भी देख लो, डी में क्या बोल रहा है, ED mod 1 इज इक्वल टू 5n, मतलब फॉर्मूला है ये, E और D की मल्टीप्लाई होगी, E की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है, D को आपको निकालना है, mod 1 इज इक्वल टू 160। देखो D की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं कि मतलब हमारे मैं उसको डिवाइड करूं तो आपका mod 1 आ जाए इस 160 से, तो देखो आपका वैसे आंसर तो आपको पता ही है 23, तो मैं 7 को 23 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका कितना आ जाएगा 160 और 161। ठीक है, 161 आएगा, और 161 को 160 से डिवाइड करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, mod 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई C। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अगर आपको n निकालना है तो P और Q की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका फिर 5n निकालने के लिए दोनों में माइनस माइनस करके 5n निकालोगे। E और D का फॉर्मूला आपका ये होता है, तो इसको याद रख लेना, GCD E 5n इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही ED mod 1 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अगर अभी के पेपर में आता है तो आपको जो है आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचअप का था। देखो वैसे तो मैचअप के क्वेश्चन काफी इजी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी टर्म्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट आ गई है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सबसे पहले आया गैंग शेड्यूलिंग, दैट इज रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग और फेयर शेयर शेड्यूलिंग। तो यहाँ से देखो, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो फेयर शेयर क्या हो रहा है, शेयर मतलब कुछ ना कुछ आप यहाँ पर शेयर करवा रहे हो, रिसोर्सेज शेयर करवा रहे हो, डेटा शेयर करवा रहे हो, कुछ भी शेयर करवा रहे हो, फेयर हो रहा है। फेयर का मतलब क्या है कि सब में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, गारंटेड शेड्यूलिंग की, मतलब गारंटेड शेड्यूलिंग हो रही है, सबको जो है बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है, सबको जो है डेटा या फिर जो भी रिसोर्सेज या जो भी आप आपस में डिवाइड कर रहे हो या शेयर करवा रहे हो, मेमोरी शेयर करवा रहे हो, तो सबको बराबर बराबर ही दिया जा रहा है। तो ये जो शेड्यूलिंग होगी आपकी गारंटेड शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर रेट से देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इक्वली यहाँ पर डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो फेयरली है। रेट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि यहाँ पर जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कहाँ पर, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग में। तो ये आपकी रियल टाइम शेड्यूलिंग होती है। क्या होती है, रियल टाइम शेड्यूलिंग होती है। तो इसको आप रेट से भी जो है डिफाइन कर सकते हो। देखो अभी आपके एग्जाम में सिर्फ 3 या 4 दिन है, तो अभी आपको करना क्या है, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इस तरीके से टर्म्स को जो है देखो, क्या पता, देखो रेट है तो रेट से आप रियल टाइम मैच कर सकते हो, फेयर शेयर है तो मतलब फेयरली हो रहा है सब कुछ, तो गारंटेड शेड्यूलिंग हो रही है। और गैंग शेड्यूलिंग क्या होती है, गैंग शेड्यूलिंग होती है कि यहाँ पर जो आप पैरेलल सिस्टम होता है जो शेड्यूल करता है थ्रेड या प्रोसेस को रन साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब रन करवाता है आपके प्रोसेस या थ्रेड को, तो ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, थ्रेड शेड्यूलिंग हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा P का 3, Q का 2 और आपका R का 1st। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा भाई, जो भी ऑप्शन हो आप मैचअप कर सकते हो, टिक लगा लेना भाई, जो भी आंसर हो ABCD में से। ठीक है, तो आप इसको टिक लगा लेना। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे। बाकी के 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आया है कि यहाँ से आपको जो है कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है। कैंडिडेट की फाइंड आउट मैंने सिखाया भी था। एक बार फिर से देखो, बोल क्या रहा है, ए बी से रिलेशन जा रहा है सी के पास, सी से जा रहा है डी के पास, डी से जा रहा है ए के पास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कैंडिडेट की यहाँ पर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले ए बी को देखो, ए बी के क्लोजर में क्या सारे रिलेशन आ रहे हैं, क्या सारे रिलेशन आ रहे हैं ABCD। तो ए बी तो आएगा ही, ए बी से हम सी पे जा रहे हैं और ए मुझे मिल गया तो सी जा रहे हैं, सी से हम कहां पर जा रहे हैं भाई, डी पे। तो ए बी के क्लोजर से मुझे सारे के सारे रिलेशन में जितनी वैल्यूज है सारी आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो ए बी का क्लोजर यानी कि ए बी जो है वो आपकी कैंडिडेट की है। अब सी देखो, क्या सी कैंडिडेट की है, सी से मुझे मिला डी, डी से मुझे मिला ए, लेकिन यहाँ पर मुझे बी नहीं मिला, बी नहीं मिला, तो यानी कि ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है, इसमें आपको सारे एट्रीब्यूट नहीं आए, तो ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। फिर डी देखो, डी कैंडिडेट की है, डी से मिला आपको ए और ए से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये भी आपकी कैंडिडेट की नहीं है। अब देखो ए और डी को मिलाओ, ए और डी को मैंने मिला दिया तो भी आपकी ये कैंडिडेट की नहीं है ना। फिर आप क्या करोगे भाई, डी और बी को मिला दो, डी से मिला आपको ए, बी मिला और फिर सी आपको मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी आपकी कैंडिडेट की नहीं है। फिर और मिलाओ भाई, सी और डी, सी और डी देखो, सी और डी यानी कि सी और डी, सी से आपको मिला डी और डी से आपको मिला ए और आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ठीक है, ये डी भी निकाला, तो ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, ध्यान से देखो। डी से मुझे मिला ए आ गया मेरे पास बी आ गया क्योंकि डी बी है, और जब मेरे पास ए बी है तो ए बी से मुझे क्या मिल रहा है अभी, सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मुझे सी भी मिल गया। तो ये जो डी बी है ये आपकी क्या होगी भाई, कैंडिडेट की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो ए बी है, सी डी आपकी कैंडिडेट की है, नहीं है, ए डी है, नहीं है। ठीक है, अब ए बी कैंडिडेट की है, सी डी है, नहीं है, ए भी कैंडिडेट की है, डी भी कैंडिडेट की है, तो ये जो है ये आपका ट्रू होगा। अब देखो बीसी कैंडिडेट की है क्या, बीसी कैंडिडेट की है, बी और सी। अब बी सी से देखो, आपको बी सी से क्या मिला, सी से आपको डी मिला और डी से आपको ए मिला, डी है और बी है और ए बी से आपको सी मिल जाएगा, है ना। तो ये भी आपकी कैंडिडेट की है ना। लेकिन एबीसीडी भी आपकी कैंडिडेट की है, बिल्कुल है, लेकिन एबीसीडी आपकी कैंडिडेट की ना होके क्या है भाई, सुपर की।
क्या है, सुपर की। और सुपर की क्या कहती है, सुपर की में जो मिनिमल कैंडिडेट की होगी, मिनिमल सुपर की होगी, वो आपकी क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। ये जो है आपकी कैंडिडेट की डेफिनेशन होती है। मतलब जितनी कैंडिडेट की होंगी वो सारी सुपर की होंगी, लेकिन सारी की सारी सुपर की कैंडिडेट की हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सुपर की हमारा ये कहता है कि मिनिमल, मतलब मिनिमल जो सबसे मिनिमम सुपर की है वो आपकी क्या बनती है, कैंडिडेट की बनती है। तो ABCD आपकी मिनिमल नहीं है, मिनिमल तो आपकी क्या है भाई, DB है, AB है, BC है, ये आपके क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। लेकिन ABCD मतलब सारे आ गए तो ये आपकी मिनिमल नहीं रही, क्योंकि सारे तो एलिमेंट यही है। अब यही मैंने बना दिया तो ये आपकी कैंडिडेट की थोड़ी ना हो जाएगी, इसलिए जो है आपका आंसर D नहीं होगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर निकाल के देखो इसमें भी सारे आ रहे हैं तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, भाई इसका आंसर तो C भी है, D भी है, एग्जामिनर ने गलत दे दिया, इसको तो सबके ग्रोसिंग मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर D नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये आपका कैंडिडेट की ना होके क्या है भाई, सुपर की है। क्या है भाई, सुपर की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। मतलब अगर मूड भी खराब हो तो काफी अच्छा मतलब मूड बन जाता है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।